Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on the Hindu analysis 25th December 2020 and आज क्रिसमस भी है, सो मैरी क्रिसमस। आज का जो फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, द फार्मर्स प्रोटेस्ट, ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ्स। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें सभी चीज़ों को एनालाइज करा गया है जो गवर्नमेंट सही कहती है और कुछ उसके पीछे हिडन क्या है, लाइज हैं, उनके बारे में बताती है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स उनके बारे में ट्रुथ और कुछ झूठ को भी बताती है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहली बात करी गई है प्रोटेस्टर ट्रुथ की बात करी गई है। देखिए ऐसा है, एमएसपी और एपीएमसी मार्केट कमेटी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एलोन। देखिए एलोन, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स ही दोनों मिलके 45% ऑफ सरप्लस वीट एंड राइस का गेन करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अगर दोनों स्टेट्स के फार्मर्स को मिला लिया जाए तो 45 जो टोटल सरप्लस होता है वीट एंड राइस का, उसमें 45% शेयर किसका है, पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स का। एंड देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1960s के टाइम पे, आपको पता है। और क्या हुआ था जब इंपोर्ट, हम पहले जो राशनिंग सिस्टम था 1940s के बाद शुरू हुआ था, तो हम इंपोर्ट करे हुए ग्रेन्स पे करते थे, बट इन 1960s हमने क्या लाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव नॉर्मन बोरलॉग। तो ये उस पर्सपेक्टिव में ये चीज़ों का इम्पोर्टेंस बढ़ गई और एमएसपी बिकेम आइडेंटिफाइड विद बीट एंड राइस। ठीक है, और ये एमएसपी वाला जो सिस्टम था वो आप प्रोमिनेंटली देखते होंगे। अदरवाइज 23 कमोडिटीज, सॉरी, जो कमोडिटीज़ हैं वो एमएसपी के अंदर मेंशन्ड है 23। ठीक है, बट हम व्हीट एंड राइस से जानते हैं क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में मेन क्रॉप्स यही हैं। और देखिए इस चीज़ को प्रोमिनेंट वे में एक अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाया अदर देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब पंजाब हरियाणा के अलावा अच्छे तरह से इस चीज़ को हाइक नहीं मिल पाया। समझ पा रहे हैं? और पंजाब में ऐसा है कि ये जो मिडल मैन होते हैं, ठीक है, मंडी मिडल मैन, उनको एक विलन के तौर पे नहीं देखा जाता, उनको एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स को, किसी भी तरह का नॉलेज देना हो, ठीक है, उनके जो फूड ग्रेन्स आते हैं उनको राइट प्लेस तक पहुंचाना हो, इन सभी चीज़ों में फ़ायदा देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो देन इट इज़ काइंड ऑफ लाइफ लाइन फॉर फार्मर्स जो कि एपीएमसी और एमएसपी का फ़ायदा लेते हैं। और साथ ही साथ वो एक क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स एजेंट भी होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, मनी लेंडर्स भी होते हैं। देखिए फार्मर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो लालाज बैठे होते हैं ना विलेजेस में, आसानी से क्या दे देते हैं, मनी दे देते हैं विदाउट एनी कोई भी फॉर्मेलिटीज़ के बिना, क्योंकि उनको पता है ये फार्मर्स तो उगाएगा ही। और विशेष साइकिल भी एक बार डिस्कस करी थी मैंने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो मनी लेंडर्स का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी क्या है, एपीएमसी मंडीज चार्ज ट्रांजैक्शन फ़ी। अब स्टेट्स के लिए क्या हो जाता है, स्टेट के लिए ये जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है तो उसमें एक फ़ीस लगती है एपीएमसी में, जो वो फ़ीस जाती है, मतलब जो टैक्स काइंड ऑफ फ़ीस जो है वो लिवाई करी जाती है स्टेट के द्वारा, और स्टेट उस पैसे का यूज़ करती है रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क के लिए। क्योंकि स्टेट में भी जीतना है ना उस गवर्नमेंट ने, तो दैन डेफिनेटली दे कैन उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को हटाया जाएगा तो वो प्रोटेस्ट में आएंगे। और तीसरा क्या फार्मर्स का ट्रुथ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या इशू है, उनका ये कहना है, देखिए अगर कोई बड़ी कंपनी हमारे से कमिटमेंट कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेती है, तो बड़ी आसानी से रिफ्यूज़ भी कर देती है।
लेने से, मान लीजिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी भी रीज़न से, तो उनसे लड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ वैलिड रीज़न, और ये फार्मर्स ट्रुथ बताया गया है ऑथर के द्वारा। अब गवर्नमेंट का क्या ट्रुथ बताया गया है? ये बताया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी बात करी जा रही है ना, ये जस्ट एक पॉलिसी थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे लाई गई थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे 2 चीज़ें बनी थी, FCI 1965 में, और क्या बनी थी, CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये दोनों बनी थी उस टाइम पे, जो कि रेकमेंड करती है MSP को। ठीक है, तो ऐसा है। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर शुड ओबे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड ऑल्सो ओबे द मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब ऐसा है कि वो वाला टाइम चला गया ना जब हम स्कार्सिटी में जी रहे थे। गवर्नमेंट के ये सपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट जो कहती है, तो अभी तो उसको मार्केट को फेस करना पड़ेगा ना, कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कहना है। और उनका ये भी, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा, ये एक पॉलिसी थी, कोई मैंडेट नहीं थी। और अगर फूड शॉर्टेज जो है अभी इंडिया नहीं गुजरता है उससे, तो ये इन चीज़ों को कोई कंपलसरी नहीं करना। एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए। क्यों? अगर वो अपनी ज़मीन को किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे जाते हैं तो वो उससे तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, और साथ में न्यू जॉब ऑप्शंस भी फाइंड कर पाएंगे। जैसे कहीं पे मूव हो गए, माइग्रेशन हो गई, एक तरफ से पैसा तो आ रहा है उनको कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो अदर लाइवलीहुड सोर्स भी फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड तीसरा ये भी कहा गया है, फार्मर्स गेट ह्यूज सब्सिडी, दैट इज़ राइट, ह्यूज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट। कितना? 2 से 2.5% ऑफ GDP, इतना परसेंट शेयर कहाँ पे चला जाता है? सब्सिडी के रूप में फार्मर्स को। दैट इज़ वेरी राइट। और अगर कंपेयर किया जाए अदर स्टेट से, तो US, यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका, उन सभी से ज़्यादा इसका शेयर है इंडिया का सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के मामले में। ठीक है, तो ये कहा गया। बट यहाँ पे आते हैं हाफ ट्रूथ। ये तो सारे बता दिए गए ना, हिडन जो लाइज हैं उनके बारे में बताया गया। फार्मर्स ये कहते हैं, फार्मर्स आर पुटिंग out a half truth when they argue that MSP should be made a law। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि only a policy and never been a law, कभी लॉ तो रहा ही नहीं। ठीक है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि हाफ ट्रूथ प्रोटेस्टर रिफ्यूज़ टू फुली एक्नॉलेज। जो प्रोटेस्टर ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस अगर राइज हो भी जाते हैं ना डोमेस्टिक प्राइस से, तो वो इतने एबल ही नहीं है कि वो सेल कर पाएँ आउट ऑफ कंट्री। बट ऐसा नहीं है। एग्जांपल क्या है? अनियन एंड शुगर। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है? हाफ ट्रूथ है। और क्या कहा गया है? हाफ ट्रूथ ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कहा गया है कि ट्रू, हाँ, अगर आप ये वैलिड रीज़न दे रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होता है, फार्मर उस अनइकोनॉमिकल होल्डिंग से, ठीक है, निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं? पैसा कमाते हैं। बट ये भी इशू है कि जो उनको कई बार तो ऐसा होता है कि वापस नहीं मिल पाती लैंड। ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड व्हेन दे वांट, अगर वो प्रोड्यूस देना चाहें कहाँ पे? कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, अगर वो लेने से मना कर देती हैं तब भी इश्यूज़ आते हैं। दैट इज़ राइट। when they want their lands back from the contractors, तब भी issues आते हैं। तो this is government's half truth, and it is true that mainly big farmers, not small farmers और marginal farmers go मंडीज। ये भी कहा गया है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हाँ स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स तो मंडी जाते नहीं हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो गलती भाई साहब ये है कि आपके पास उतनी मंडीज ही नहीं है, और अगर मंडीज़ दूर रहेंगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी,
ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये एक वैलिड पॉइंट दिया गया है। और रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी के केस में आपने सही कहा कि इंडिया के केस में बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, बट वो होल पर्सपेक्टिव है। इंडिया के फार्मर्स की पॉपुलेशन भी देख लीजिए ना, कितनी परसेंट है, और अगर पर फार्मर देखी जाए सब्सिडी तो वो सिर्फ $48 है, $48 एज़ कम्पेयर टू जिसको आप यूएस से कंपेयर कर रहे थे ना, तो वहाँ पे $7,000 है पर फार्मर की सब्सिडी। ये एवरेज पे में लिया गया है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट कर सकती है, ये एवरेज पे है। एंड दैट इज़ कंट्रेक्चुअलाइज्ड, we find that only 2% of the US farmers are below poverty line। सिर्फ 2%, वो भी below poverty line उनकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में रहेगी, ठीक है। only 2% of the US farmers are below poverty line, बट इंडिया के केस में 85% फार्मर्स जो हैं वो तो सीधे ही सीधे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। 85% यार, टोटल फार्मर स्ट्रेंथ में से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिनकी लैंड होल्डिंग किससे कम होती है, 2 हेक्टेयर। तो ये उसके हाफ ट्रूथ बताए गए हैं। एंड इट इज़ ट्रू दैट फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव क्रिएटेड एन इकोलॉजिकल क्राइसिस। हाँ, ये भी कहा जाता है, देखो क्रॉप रोटेशन की बात करी जाती है। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार में ऐसा नहीं है कि आप यार पैडी और ये जो वीट ही उगाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, सॉइल की न्यूट्रिशन पावर कम हो जाती है। न्यूट्रिएंट पावर जो देती है ना मिनरल, आपको पता है होल साइकिल कैसे होता है, मिनरल्स निकलते हैं सॉइल में, रुकते हैं, फिर वो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, पेड़ पौधे, हर्ब्स, उनके अंदर जाते हैं और उनको हम कंज्यूम करते हैं, और एनर्जी का फ्लो इस तरह से होता है। तो विटल न्यूट्रिएंट बार बार उनको एक्सट्रैक्ट करते रहोगे उसी फसल के रूप में, तो वो यार बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर देगा, सॉइल की न्यूट्रिशन पावर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और जैसे थर्स्टी क्रॉप का नाम किसको दिया गया है, किसको, पैडी को। बहुत सारा पानी चाहिए होता है राइस के लिए, ठीक है। तो वो क्या, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी दी जाती है। अगर उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। तो क्या इशू है, ये भी इशू है, दैट इज़ इकोलॉजिकल इशू। सो ऐसा कहा गया। हाँ, एक तरफ आप बोलते हो कि डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, बट यार तुम लोगों ने किया क्या। एक एसएस जोल रिकमेंडेशन आई थी 1986 में, रिपोर्ट दी गई थी, बट किसी गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे काम ही नहीं करा। समझ पा रहे हो? तो ये हाफ ट्रूथ ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल ट्रूथ क्या है अबाउट सब्सिडीज़। देखिए ऐसा होता है ना, जब तक आप पे नहीं ना गुजरती तब तक कोई नहीं समझता। अगर फार्मर्स का, अगर एमएसपी कोई इतना, अगर आपका एग्जांपल ले लिया जाए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और एक टाइम ऐसा है, या फिर आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करी जा रही हैं, बट एक टाइम आने के बाद उन वीडियो पे चार्जेस लग रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। तो वैसा ही सीन है। ट्रूथ इज़ दैट एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम सब्सिडी, ठीक है। हर बंदे को सब्सिडी कहीं ना कहीं मिल रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ में, ठीक है, पेंशन स्कीम्स में, ऐसे ऐसे। अब फार्मर्स पे गुजर रही है तो वो तो चिल्लाएंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि बोला गया है, क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स शट डाउन, तो ब्यूरोक्रेट्स विल राइज इन अपोजिशन, ठीक है। मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर्स का पक्ष ले लिया जाए, जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो वो भी चिल्लाएंगे, ठीक है। सो एंड में ये बोला गया, इफ़ देयर आर सो मैनी ट्रूथ्स, हाफ ट्रूथ्स एंड ओवरवेलमिंग पॉलिटिकली अनएक्सपेक्टेबल ट्रूथ, तो मीटिंग ग्राउंड बहुत ही डिफ़िकल्ट है फाइंड करना। एंड दिस वाज वेरी गुड आर्टिकल। नाउ वी कैन प्रोसीड विद अनदर। प्रोवोकेशन ट्रैप, ईरान इशू बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है।
देखिए ऐसा है कि संडे को क्या हुआ, रॉकेट अटैक हुआ बगदाद में यूएस एम्बेसी पे। तो ऐसा कहा गया है। फिर इसने टेंशन्स ग्रो कर दी गई हैं। देखो टेंशन तो शुरू से ही, जैसे ट्रम्प आए थे और उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान न्यूक्लियर डील से नाम के साथ जाना जाता है, ठीक है, उससे पुल आउट कर लिया था, तभी से टेंशन शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान को पॉइंट करा जा रहा है कि जो रॉकेट सप्लाई करे गए थे उसमें, ठीक है, एंड ट्रम्प ने ये वार्न करा है कि अगर कोई भी अमेरिकन किल हुआ तो ईरान वुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। और आपको बताया जैसे 2018 में यूनिलेटरली खुद से ही अकेले ट्रम्प ने, बट साइन तो P5+1 कंट्रीज़ के बीच में प्लस ईरान के बीच में हुआ था। वन जो था वो था जर्मनी, ठीक है। उसने ट्रम्प जी ने एक्चुअली ट्रम्प ने उसे खुद से ही अकेले ने ही इसे पुल आउट कर लिया इस डील से, ठीक है। तो ही हैड रिपोर्टली साउट ऑप्शंस। उसके बाद क्या जो ट्रम्प ने ये बोला कि ईरान पे स्ट्राइक्स कर दी जाएं, बट उनके कैबिनेट के जो कलीग्स थे उन्होंने उनको मनाया कि ऐसा ना करें, ऐसे सीन चल रहे हैं ईरान पे स्ट्राइक करने के, ठीक है। एंड प्रोमिसिंग टू रिवाइव न्यूक्लियर डील। अब जो बिडेन जी हैं, ठीक है, 2015 में साइन हुई थी ईरान न्यूक्लियर डील, तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे, ठीक है, जो बिडेन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोबारा से रिवाइव हो सकती है। तो अगर ये अटैक्स चलते रहे तो डेफिनेटली ये वाला चीज़ें भी अधूरी रह जाएंगी। ये प्रोवोकेशन का मामला है। प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना किसी चीज़ के लिए। तो ऐसा है, जब आपको पता है टॉप ईरानियन जनरल कासिम सोलेमानी इस जनवरी के टाइम पे उनको मार गिराया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा। तो कहा कि हाँ इट इस्टेब्लिश्ड अमेरिकाज डिटरेंस, कि हमने कर दिखाया कहीं ना कहीं हम बहुत पावरफुल हैं। बट ईरान ने भी उसके चक्कर में रिटेलिएशन किया, ठीक है, और मिसाइल अटैक में यूएस मिलिट्री कैंप्स पे करी। उसमें बहुत सारे सोल्जर्स को बहुत इंजर्ड भी हुए एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा है कि यूएस ईरान के रिलेशन बहुत ही ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ईरान को थोड़ा संभल के चलना चाहिए, ठीक है। अगर वो प्रोवोकेशन में आता है, थोड़ा बहुत भी कुछ करेगा, तो वो जैसे इज़राइल ने क्या करा था अभी थोड़े टाइम पहले, मोहसिन फ़खरीज़ादा टॉप साइंटिस्ट जो कि ईरान से संबंध रखते थे और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें शामिल थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था इज़राइल के द्वारा। तो क्या करेगा, यूएस एंड ईरान प्रोवोक कर रहे हैं कि कुछ गलत स्टेप उठाए ईरान, ठीक है, इज़राइल, ठीक है, बहुत अच्छे एलाइज हैं। ये दोनों प्रोवोक कर रहे हैं कि ईरान कुछ गलत स्टेप उठाए, फिर हम स्ट्राइक कर दें ईरान पे। अगर स्ट्राइक कर दी फिर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हो जाएंगे और जो बिडेन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड उनको भी अपनी कंट्री को देखना है ना। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम और ईरान का डेवलपमेंट धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। उनका कहना है कि ईरान को एक चांस देना चाहिए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्योंकि अभी थोड़ा ही समय बचा है जो बिडेन को वाइट हाउस में पहुंचने के लिए। तो यही चीज़ बेहतर रहेगी ईरान के लिए और वेस्ट एशिया के लिए। अगला देख लेते हैं। देखिए, आर चिल्ड्रन बीइंग इंट्रोड्यूस टू कोडिंग, जैसे कि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके बारे में बात करी है, टू अर्ली इन द लाइफ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एक्चुअली। दो इसमें से जैसे कि प्रीतिका मेहता एंड लता मधुसूदन, इन दोनों के व्यूज़ ले गए हैं। एक इस जो डिजिटली लर्न करवाया जा रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है बच्चों का मोबाइल के आगे, उसके पक्ष में है, ठीक है, और एक उसके विपक्ष में है। तो दोनों के पॉइंट्स आप ध्यान से समझिएगा और अपने भी पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं और बताइएगा कि आप दोनों में से किस वाली तरफ हो, ठीक है। वैसे तो आपको मिडिल पाथ लेना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि
कोडिंग क्लासेस में बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट होना शुरू हो गई है बच्चों की। तो क्या पूछा गया, रीज़न क्या है इसके? तो प्रीतिका मेहता ने ये बोला है कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ऐसा देखा जाता है, माँ बाप के द्वारा ये सोचा जाता है कि हमारा बच्चा, अगर ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, तो हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको भी करवा दो। ठीक है, पहले क्या चला था, कंप्यूटर के कोर्सेज पे धड़ाधड़ क्या मार पड़ रही थी, मतलब बच्चे को कंप्यूटर का कोर्स आना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर में भी क्या सिखाया जा रहा है, वही ऑब्सोल्यूट चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें, MS वर्ड टाइप की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। यार अगर MS वर्ड कहाँ तक चलाओगे आप? एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें चाहिए ना, तो वैसा ही है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सेकंड जो रीज़न दिया है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी विद जॉब्स। देखिए इंडिया के केसेस में बहुत सारे लोग सिर्फ अगर, ठीक है, जैसे कि इसके पीछे भागते हैं रैदर देन, अगर किसी का शौक टीचिंग है, किसी का शौक सोसाइटी की वेलफेयर के लिए है, किसी का शौक कुछ और है। ठीक है, हाँ धारणा ये चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बट स्टिल प्रेवलेंट, हाईली प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी दैट वेयर देयर इज़ अ ह्यूज मनी वी विल गो देयर, डजेंट मैटर व्हाट्स योर पैशन एंड इन विच सेक्टर यू कैन डू वेरी वेल, दैट डजेंट मैटर फॉर आवर सोसाइटी। ठीक है, तो ये जॉब सिक्योरिटी वाला एक इशू आ गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आगे तो टेक्नोलॉजी पे ही सब कुछ है। ठीक है, एंड थर्ड रीज़न जो दिया गया है, पेरेंट्स वांटेड टू चैनलाइज द एनर्जी। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है, देखिए अभी पेंडेमिक है, बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, जो इतने एनर्जेटिक वे में उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, और अभी तो गेम्स खेलते रहेंगे, रेदर देन उनको वो एनर्जी को चैनलाइज करके उनको एटलीस्ट कोडिंग तो सिखा दी जाए। ये 3 रीज़न दिए गए, वैसे वेल बहुत सही रीज़न दिए गए। ठीक है, और यहाँ पे लता मधुसूदन जी के द्वारा क्या कहा गया है, उन्होंने साफ मना कर दिया, आई वुड नॉट रिकमेंड ज्वाइनिंग कोडिंग क्लासेस। ठीक है, एंड उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स से पूछना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि 4 साल का बच्चे को क्या ज़रूरत है यार। चाइल्ड नीड्स हिज सिक्योरिटी, ही नीड्स टू डेवलप हिज फिजिकल स्किल्स। अगर वो सिक्योरिटी चाहता है ना, तो उसको एक स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए उसका, ताकि आगे जाके उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और रही बात सीखने सिखाने की, ये तो कभी भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर एज लेवल पे पहुंचने के बाद ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सही पॉइंट बोला गया। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा घुस चुकी है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि ये साथ साथ चलता रहे, मतलब हम सीख भी रहे हैं और हमारी डेवलपमेंट भी हो रही है, बट अर्ली एज में क्या ज़रूरत है? तो फर्स्ट राइटर के द्वारा ये कहा गया है, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग टू कोड। ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ब्रेन। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है उनके नीस का, कि वो मोबाइल चला रही है, ठीक है, अपने इंजॉय कर रही है टेक्नोलॉजी को, तो क्यों ना उसको उसी चीज़ में दिया जाए। देखिए अब इस बेस पे देखा जाए तो हर बच्चा टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाए, हर बच्चा ही मोबाइल चला रहा है आजकल, हर बच्चा प्ले स्टोर में ओपन करके क्या कर रहा है, गेम्स डाउनलोड कर रहा है। छोटे से छोटा बच्चे को भी पता है आजकल इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, एंड वाई डोंट यू हेल्प हिम स्पेंड एन आवर। अगर 2 घंटे यूज़ कर रहा है गेम खेलने में, तो उनका कहना है कि 1 घंटा कोडिंग ही सिखा दो यार, 1 घंटा गेम खेल ले। बट यार बच्चे कहाँ पे मानते हैं। और इवन जो आजकल के पेरेंट्स हैं उनमें भी पेशेंस लेवल कम हो चुका है, वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अगर कुछ भी, हाँ चल मोबाइल पकड़ ले, बस बात ख़त्म। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली दैट थिंग विल बैकफायर इन फ्यूचर डेफिनेटली। और जैसे हम आगे देखेंगे, ये आगे सोसाइटी से रिलेशंस को ख़त्म कर रहा है। अगर आप देखिए, बच्चा जो कोग्निटिव स्किल्स होते हैं वो किसे, अपने बैड एक्सपीरियंसेस, उसके अच्छे एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन भी, उसके जो साथी होते हैं वो कुछ बताएंगे, वो कुछ खुद का बताएगा, वो नई नई चीज़ें सीखेंगे, एनालिटिकल पावर बढ़ेगी।
ठीक है, ग्रोथ होगी, माइंड ग्रोथ होगी, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होएंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होएंगे। और बहुत इशू चल रहा है, मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, एक टेस्ट में फेल हो गया तो क्या हो गया, उसने फांसी लगा ली हुई है बच्चे ने। उसको पता भी नहीं है कि व्हाट इज़ डेथ, उसको पता भी नहीं है रियलिटी में। बट देखिए इतना प्रेवलेंट है हमारे मोबाइल्स, ये जो मोबाइल्स हैं इनके अंदर यूट्यूब है जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं। इवन कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि हाँ थोड़ा सा धोखा मिल रहा है लड़की से, और वो क्या कर रहा है, मर जा रहा है, गोली मार ले रहा है अपने आप को, ऐसा कर दे रहा है, ठीक है। तो वेब सीरीज़, ठीक है, अभी एक लड़की को मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी, ठीक है, एक लड़के के द्वारा, एंड उसमें कहा गया था कि ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मिर्ज़ापुर। तो डेफिनेटली दिस थिंग विल डेफिनेटली बैकफायर। हमारा थॉट प्रोसेस हम ऐसे एज्यूम करते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा होता है कि दैट हीरो इज़ मी, आई एम दैट हीरो, ठीक है। हम अपने आप को उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इवन एन अडल्ट ऐसा करता है तो बच्चे का क्या हाल है, ठीक है। तो दीज आर हाईली, बहुत बुरी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है, मोबाइल इज़ वेरी गुड, यू कैन कनेक्ट विद होल वर्ल्ड, एंड इवन विदाउट मोबाइल अब ग्रोथ भी मुश्किल है, ठीक है। हाँ, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एंड इनका कहना है कि एवरी पेरेंट पुश देयर चाइल्ड एज्ड 4 और 5 इनटू कोडिंग, आई वुड जस्ट से एक्सपोज टू देम। ये भी सही कहा गया है, एक्सपोज करते कीजिए, आगे बच्चे का है कि लर्न करना चाहता है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पूछा गया है हाउ अर्ली एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी कैन हार्म चाइल्ड डेवलपमेंट, कैसे कर सकता है, पूछा गया है यहाँ पे। एंड पर्सनल कनेक्शन, इंट्रैक्शन, फ्री प्ले, तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में समझाया ना, तो वही एक्चुअली एज सच इसमें बताया गया है। अनटिल द एज, एक अथर के द्वारा बताया गया कि अनटिल द एज ऑफ 12 द ब्रेन इज़ नॉट पावर टू मास्टर एनीथिंग आउटसाइड वन सेल्फ। 12 साल तक तो ऐसा होता है बच्चा कि अपने अंदर के डेवलपमेंट के अलावा उसके अंदर कुछ भी एक मास्टरी करने का स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है। एंड वाई टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड स्टिमुलेशंस, जो नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नया नया उसकी लाइफ में होता है, उसको फेलियर्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं उसकी लाइफ में। वेट फॉर तो क्या होता है, उन चीज़ों से सीखता है। और आजकल आपको पता है रिलेशंस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा टाइम तक ही नहीं चल पा रहे हैं। इवन जो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं उनको भी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत डाइल्यूट से हो चुके हैं। इमिटेशन, एमुलेशन, व्हेन चिल्ड्रन सी देयर पेरेंट्स, हाँ देखिए बहुत सारी वीडियोस बनती हैं इन चीज़ों पे भी, अगर आप थोड़ा ध्यान दें। अगर माँ बाप, देखिए मैक्सिमम आजकल आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है। और आपको पता है सर्विसेज सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में शेयर देता है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई भी इसी सेक्टर में फ़्लो होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड सिंगापुर जो कंट्री थी उसकी सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या हुई है, एफडीआई फ़्लो हुई है। और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा रेसिपिएंट जो लेने वाला एफडीआई है वो है यूएस। 2015 में इंडिया रहा था नंबर 1, ठीक है। तो क्या होता है, माँ बाप अभी वर्क फ्रॉम होम है, काम चल रहा है, जूम पे वीडियोस चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उनकी नकल करने की कोशिश करता है ना माँ बाप की। छोटे होते हर बच्चा अपने बाप की तरह बनना चाहता है, हर बच्चा अपनी माँ की तरह बनना चाहता है, ठीक है। बड़े होके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो प्रिटेंड करता है कि यार मेरे को भी ऐसा बनना है। फिर क्या होता है, बिगेस्ट कंप्यूटर दैट इज़ देयर ओन बॉडी एंड देयर ब्रेन, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है ऑथर के द्वारा कहा गया है उनका ब्रेन है, उनकी बॉडी है, ठीक है। बट ओनली एट द एज ऑफ 12 द ब्रेन इज पायर्ड टू बेटर रिसीव, उनके द्वारा क्या है 12 सालों के बाद ही बच्चे को
एक अच्छा सीखने के लायक बन जाता है। बट दूसरे ऑथर ने टोटली डिसएग्री करा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार 12 एज वाला क्या पैटर्न है, रादर देन पेरेंट शुड जज ना कि मेरे बच्चे की एबिलिटी क्या है, क्या वो 10 साल में सीख पा रहा है, ठीक है, क्यों एज का जो टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। एंड ही डज लाइक इट, देन वाई नॉट, अगर वो बच्चा पसंद कर रहा है तो वो उसको क्यों नहीं सीखना चाहिए। इसमें फिर से ये कहा गया है उसी ऑथर के द्वारा कि बाय द एज ऑफ 24 मंथ्स एवरी चाइल्ड इज वॉकिंग, 2 सालों में बच्चा चलने लगता है, 18 मंथ के बाद बोलने लग पड़ता है, ठीक है। तो एक जो पैटर्न बने हुए हैं, इस पर स्टडीज़ करी गई हैं, उनका भी कोई तथ्य है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कुछ चीज़ों का होना अच्छा लगता है, संभव है हमारे शरीर के लिए एंड मेंटली डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे बात करा गया है डेवलपमेंट वन काइंड ऑफ स्किल बट हैपन्स टू देयर फिजिकल स्किल्स। आपने डेवलपमेंट वन काइंड ऑफ स्किल है, फिजिकल स्किल्स का क्या हुआ, ह्यूमन आइज़, ठीक है। बहुत टाइम लगता है अच्छी तरह से डेवलप होने के लिए। बच्चा अगर स्क्रीन टाइम बढ़ा देता है तो डेफिनेटली दे विल इम्पैक्ट देयर होल बॉडी। देखिए आँखें बहुत प्रीशियस थिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोली गई हैं इस आर्टिकल में। और लास्ट में, व्हाट डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ रूम फॉर बोथ को एग्जिस्ट, क्या दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकती हैं, अच्छा ब्रेन मतलब कि अच्छा डेवलपमेंट भी हो, कोग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो जाएं और साथ में कोडिंग वगैरह भी चल पड़े। तो इसमें दोनों ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू आए हैं, ठीक है। यस, पहले ऑथर के द्वारा कहा गया कि हाँ क्यों नहीं, बट द बोन ऑफ कंटेंशन इज हियर, ठीक है। यस देयर इज स्कोप, बट उसमें कहा गया है कि यस राइट एज, जैसे कि 12 ईयर्स वाला फंडा बताया ना पिछले बार इन्हीं ऑथर ने, तो उन्होंने बोला राइट एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्ले एक्सपीरियंसेस ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द पिक्चर। उनकी जो खेलना होता है, देखिए आप बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ खेलते ही नहीं है, वो खेल को तो सीखते हैं, उनमें हज़ारों बातें होती हैं, वो चीज़ें उनको सिखाती हैं, उनकी डेवलपमेंट करती हैं। यू लेट द चाइल्ड बी अ चाइल्ड, उसको एक स्मॉल एडल्ट के रूप में मत बनाओ यार, उसको बच्चा ही रहने दो, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, बिकॉज द पेंडेमिक एंड चिल्ड्रन आर रिसीविंग देयर एजुकेशन ओनली ऑन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स। दूसरे उत्तर के द्वारा कहा गया है बच्चे तो उसी वे में सीख रहे हैं ना, बच्चे को लैपटॉप में व्हाट्सएप पे लेक्चर्स आ रहे हैं वगैरह 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 पेंडेमिक के दौरान। हाँ ठीक है, बच्चों की एजुकेशन भी होल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यार क्यों ना ऐसा भी क्या हो गया, तो उनको ये कोडिंग स्किल क्या इतना फंडा क्यों बना रहे हो आप, इतना इशू क्यों बना रहे हो। इट इज़ रियली हार्ड टू कीप योर चाइल्ड अवे फ्रॉम इट, ठीक है। सही बात बोल रहे हैं, बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो गया है, जिद्दी हो चुके हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया है, तो दोनों को साथ साथ में चलाना सही भी है। फिर क्या कहा गया है, आई एग्री दैट मीडिया स्क्रीन टाइम कांट बी ब्रश्ड एंड द अर्ली ईयर्स आर सिंगल मोस्ट प्रोमिनेंट पीरियड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द टाइम क्रिएशन ऑफ हेल्दी सस्टेनेबल सोसाइटी। हाउ टू राइट, हाँ बच्चा देखिए अगर आप इतना मोबाइल में इंडल्ज कर रहे हो, बच्चा मोबाइल में लिखे जा रहा है, टाइप करे जा रहा है, तो वो प्रॉपरली लिखना और पढ़ना भी भूल जाएगा, ठीक है, जैसे हमें सिखाया जाता था, वो लिखना पढ़ना भी भूल जाएगा। एंड द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जैसे मैं बताया, नहीं चल पाते हैं रिलेशंस, कोई लड़का लड़की रिलेशंस में आते हैं, ठीक है, शादी करते हैं, बहुत टाइम तक चल ही नहीं पाते हैं आज के केसेस में। दीज आर वेरी सोसाइटल इश्यूज एक्चुअली। एंड वेयर इज सोसाइटी हेडेड, कहाँ पे जा रही है हमारी सोसाइटी। बट हैपन्स टू दीज मिडिल क्लासेस, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ना यार। मिडिल क्लासेस वालों को, एफ्लुएंट जो होते हैं, अमीर होते हैं, उनके स्पेशल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रही होती हैं खेलने के लिए, और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इन बंदों को मोबाइल दे दोगे तो यार ये तो पागल हो जाएंगे ना, तो ये बहुत हार्मफुल है। आगे क्या कहा गया है, आर्ग्यूमेंट दैट टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग एट द फास्ट पेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है, ठीक है, और बिकम रिडंडेंट, थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्सोलीट, अब पुरानी हो जाएगी,
ठीक है, तो क्या कोडिंग सिखाना सही है? तो पहले उन्होंने कहा है नो, कोडिंग विल नॉट बिकम रिडंडेंट। ठीक है, उन्होंने कहा अपना एग्जांपल देके बताया कि मैंने सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखी थी, एक कोडिंग लैंग्वेज सीखी थी, उसके बाद अब 8 आती हैं, तो बेसिक चलता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, वो इंसान सीख लेता है। ठीक है, एंड व्हेन कंप्यूटर्स, जब इंसान के पास कंप्यूटर आए थे तो क्या बोला गया था कि यार ये ह्यूमंस को टोटली चेंज कर देंगे। ठीक है, ह्यूमन जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ जाएगा। तो देखिए इंसान ने नया तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन में देखिए जैसे जूम मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, आपके और जैसे अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग इन चीज़ों पे कंप्यूटर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। अगर आप ज़्यादा खाना भी खा लोगे ना तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकता है। ठीक है, तो राइट बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। फिर लास्ट में ये कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स दैट कोडिंग बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल ओनली फ्रॉम द 6th age. The private players coming into this field, do you think there is a need for some sort of regulation in this area? तो उन्होंने बोला है कि पहले तो जो प्रो हैं इस टेक्नोलॉजी के, आई डोंट सी द नीड टू रेगुलेट एनीथिंग. कंपनीज प्रेसिंग पेरेंट्स टू एनरोल देयर चिल्ड्रन इन कोडिंग. दैट्स मार्केटिंग प्रॉब्लम है, उनके द्वारा बोला गया मार्केटिंग प्रॉब्लम है, नॉट रियली प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोडिंग. कोडिंग की प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, और दूसरे उन्होंने बोला कि एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए. एक पेरेंट्स को एजुकेट करा जाना चाहिए कि यार हाउ शुड द चिल्ड्रन, ठीक है, उनको हैंडल किया जाए, कैसे किया जाए. ये चिल्ड्रन, अब माँ बाप को एक एडुकेशन दी जानी चाहिए. अभी जैसे कि स्कूल एजुकेशन टूट गई है, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान लॉट ऑफ डिस्कशन वाई देयर इज़ सच ह्यूज गैप बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड. उन्होंने ये कहा गया कि आप देखते होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बच्चों जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे क्या मांगा जाता है बट उनको मिलता क्या है. तो ह्यूज गैप है इसके बीच में. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ही इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकती है. ठीक है, राइट स्किल्स. तो दिस वाज होल आर्टिकल. अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं. अगर शेयर करते हैं तो नॉलेज केयर. हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.